हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बेटा, जैसा कि आपका अब लगातार वीडियो बनता चला जा रहा है, चाहे वो नीट एग्जाम के लिए हो, इंडियन एयर फोर्स नेवी एग्जाम के लिए हो, या आपका 11th का हो या 12th का हो, या CDS एफकेट या टेरिटोरियल आर्मी के लिए हो, मैथमेटिक्स का वीडियो, तो इसमें कंटिन्यूशन में चलते ही चली जा रही है। तो अभी आपका जो है आज 12th के फिजिक्स को मैं लेकर के आया हूं, और ये 12th के फिजिक्स का आज जो है लेक्चर सेकंड है, और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्स फोर्स। ठीक है, तो आज 12th में ये डिस्कस किया जाएगा। अब 12th के बच्चों को ये चिंता खत्म हो जाना चाहिए कि भाई कोरोना आएगा कि क्या आएगा, स्कूल चलेगा कि बंद होगा। पूरा सिलेबस आपका एग्जाम तक कंप्लीट करा दिया जाएगा यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। और आपके थियरी के क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे, टॉपिक पे रिलेटेड जो होगा वो क्वेश्चन वो डिस्कस किया जाएगा, और लास्ट में जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो प्रैक्टिस के नाम से उस पे क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल होंगे। तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप थियरी को पढ़ेंगे। और जो बच्चे नेट का एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे इंडियन एयर फोर्स नेवी का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स नेवी में अब लड़कियों को भी अलाउ कर दिया गया है, तो जो भी बच्चे उसको भी एग्जाम दे रहे हैं, वो भी जिस टॉपिक के क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, वो सबसे पहले 11 12 के टॉपिक को पढ़ करके इसका बेस क्लियर करेंगे। और खास करके जो TGT PGT वाले बच्चे हैं, GIC लेक्चरर वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए चीजें हैं बेटा कि आपका 11 12 फिजिक्स तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आप आगे बढ़ेंगे उसके लिए और सारी चीज करेंगे। अगर क्लियर है तो ठीक है, जिस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप फिर से इसका थियरी अच्छे से देख लेना। तो आइए, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। चलिए बच्चों, यहां पर हम देखते हैं, जैसा कि टॉपिक आपका लिखा हुआ है 12th फिजिक्स, और ये आपका आज चलेगा कोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये 12th का लेक्चर 2 है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देखते हैं इस टॉपिक पे। तो ये बेटा आपका आज आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पे हम अगर डिस्कस करें तो ये देख रहे हैं बेटा, चलिए यहां पे कुल मिलाकर के ये है आपका कि बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेश का गुण क्या होता है। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आपको सारी चीजें बताई गई। अब वहीं पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। आपने जैसा पढ़ा था कि फोर्स जो होता है वो सेम नेचर के जो चार्जेस हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन फोर्स लगता है। माने समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनके बीच जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है, और जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है उनके बीच आकर्षण बल लगता है। माने फोर्स बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस विल बी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किसने किया, उस साइंटिस्ट का नाम था कूलम्ब्स फोर्स, तो इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा ये देखो कूलम्ब्स लॉ है, इनको कहा जाता है आपका, इस पे ये हो जाता है आपका, ये कहा जाता है कूलाम का नियम। इनको कहेंगे हम कूलाम का नियम। ठीक है, ये आपके 12th के पहले चैप्टर का लेक्चर 2 है। पहला लेक्चर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया जा चुका है। तो बेटा यहाँ पे कूलाम ने बताया कि जब दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, स्मॉल r की दूरी पर हैं, तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। If two charges are at a distance of small r, then there will be attractive force और repulsive force। बेटा आकर्षण बल कब लगेगा, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताया गया है, जब ये दोनों चार्ज का नेचर डिफरेंट होगा, एक प्लस एक माइनस होगा। और रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे, माने दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है बच्चा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस चार्ज Q1 के, इस चार्ज Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो फाइनली इनको हम ये लिख सकते हैं कि ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बेटा देखो, इसको हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, अनुक्रमांती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखा जाता है,
उस कांस्टेंट को हमने मान लिया c, तो ये लिखा जाएगा c q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा यही फोर्स आपका कहा जाता है कूलाम्ब फोर्स, इसी को हम कहते हैं कूलाम्ब फोर्स, या आपका ये बोला जाता है दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी है आपका, ठीक है। तो ये कूलाम्ब फोर्स है। इसमें फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल लगता है तो उस पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो वो क्या होता है। तो इसका बेस बेटा आपके कूलाम्ब फोर्स से ही शुरू होगा, ठीक है। आप कूलाम्ब फोर्स जानेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखो एक चीज ये डिस्कशन होता है, केस फर्स्ट इसमें पहला आता है। बेटा देखो पहला ये आता है कि जब ये कह दिया जाए कि इन दोनों चार्ज के बीच कोई मटेरियल नहीं हो, वो फ्री स्पेस में हो या एयर में हो, माने ये कह दिया जाए व्हेन बोथ चार्जेस आर इन फ्री स्पेस। यदि बेटा देखो मैं लिखूंगा इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में भी बोल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। तो केस फर्स्ट ये कहता है कि जब दोनों आवेश निर्वात में हो, फ्री स्पेस में हो या एयर में हो, फ्री स्पेस का मतलब होता है निर्वात। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वैक्यूम में अगर यह है निर्वात में है या फ्री स्पेस में है, तो फोर्स F की जगह हम दिखाते हैं F0 फोर्स से दिखा देंगे, और C जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपका इक्वेशन फर्स्ट है तो बच्चों आप यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चा, ये F की जगह हो जाएगा F0 और C की जगह हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा इसी फोर्स को हम कहेंगे ये कूलम्ब फोर्स होता है, और ये कूलम्ब का बल कहां पे होता है, निर्वात में होता है या वैक्यूम में होता है, या जहां पे आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा होता है उस जगह पे ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो आपको ये पता चल गया कि Q1 क्या है, चार्ज है, Q2 क्या है, चार्ज है, R क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, ये 4 है, ये पाई है, ये क्या है। तो बेटा ये एप्सिलॉन 0 इसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन 0, और इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा देखो इनको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम कह सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट यहां पर जो होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अगर एप्सिलॉन 0 का हम मात्रक निकालें बेटा तो क्या हो जाता है, एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, बेटा देखो ये आप ये जान लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू जो होता है वो 9 × 10⁹ होता है, ये आपका MKS सिस्टम में होता है, ठीक है। MKS सिस्टम में अगर चीजें दिया गया हो तो इसका वैल्यू ये होता है, और इनका वैल्यू 1 होता है बच्चा, ये आपके जो है वो CGS सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां से आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन 0 बराबर लिख सकते हो बच्चा आप 1/4 पाई, चार्ज Q1 की जगह हो जाएगा Q1, ये Q2 अपॉन ये हो जाएगा फोर्स R स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इनका वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे तो बेटा यहाँ एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू लगभग आएगा वो आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा देखो ये कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं होगा, इसका चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलाम्ब, और इस चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलाम्ब। तो कूलाम्ब क्या हो जाएगा, कूलाम्ब का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये फोर्स F0 है तो इस फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, R क्या है, दूरी है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चा ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कूलम्ब फोर्स जो होता है वो फ्री स्पेस में या एयर में आपका ये होता है, ठीक है। F0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। दूसरा चीज एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पूछा जाए एग्जाम में तो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये चीज इनका ये हो जाता है।
अच्छा एक चीज और बता दूं आपका, ये जो कूलाम्ब का फोर्स होता है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये स्थिर चार्जेस है, यहाँ पे मूवेबल चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जो स्थिर चार्ज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब मूविंग चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं, स्थिर चार्ज होते हैं। तो बेटा ये चार्ज को बोला जाता है कि आपका ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो बेटा अब देखो कंपटीशन वाले बच्चे भी यहाँ पे फोकस करें, प्रॉपर्टीज में बताया था कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। आप देखो इसका मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज इसको बोला जाता है कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स केंद्रीकृत बल है। तो सेंट्रल फोर्स ये एक कंपटीशन का है ये, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स क्यों कहा जाता है बेटा, देखो सेंट्रल फोर्स इसलिए कहा जाता है कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दोनों चार्ज का जो सेंटर है इसको जोड़ने वाली ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, दोनों के सेंटर को जोड़ रही है। इसका मतलब लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस इज फ्रॉम ये सेंटर ऑफ द Q1 टू सेंटर ऑफ द Q2 माने Q1 Q2 के सेंटर को जोड़ रही है रेखा, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है पहला। दूसरा चीज ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तीसरा चीज बेटा ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंगस्ट में अगर किसी बॉडी को ले जाते हैं तो वहां पे इसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स भी आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, सेंट्रल फोर्स होता है। ये आपको कंपटीशन के पर्पज से जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे बेटा देखो आपकी ये सारी चीजें क्लियर ही है, ठीक है। यहाँ पे फ्री स्पेस में क्या बल लगता है और कूलाम्ब का बल क्या होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मटेरियल रख दे तब क्या होगा, तो आगे आइए अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे हमने अभी ये पढ़ा कि फ्री स्पेस में लगने वाला जो फोर्स होता है, इक्वेशन फर्स्ट ये क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा केस ये पढ़ते हैं, केस सेकंड। दूसरा केस अगर ये कह दिया जाए इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is placed between charges। बेटा अगर ये कह दिया जाए कि आवेश के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ, तो बेटा देखो परावैद्युत पदार्थ अगर रख दिया जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में जो फोर्स F था उसकी जगह हम लिखेंगे मीडियम में लगने वाला फोर्स और C की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगा आपका मीडियम में लगने वाला फोर्स, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लगने वाला फोर्स ये होता है, या इनको आप ये भी कह सकते हो बेटा, इनको ये भी लिखा जा सकता है कि मीडियम में लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो। तो बेटा यहाँ एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये होता है एप्सिलॉन 0 K, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, माने सापेक्ष निर्वात की विद्युतशीलता होता है। यहाँ पे K क्या है बेटा, देखो K यहाँ पर जो है K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा देखो K यहां पर जो है आपका वो परावैद्युत नियतांक है, परावैद्युत नियतांक है, ठीक है। यहां पर K परावैद्युत नियतांक है। अच्छा K का वैल्यू जो होता है बेटा वो लगभग बराबर होता है अनंत फॉर कंडक्टर, चालक के लिए अनंत होता है, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए कि K का वैल्यू क्या होता है, तो बेटा किसी भी कंडक्टर या चालक के लिए K का वैल्यू इनफाइनाइट होता है और इसका वैल्यू होता है फॉर 1 होता है फॉर फ्री स्पेस या निर्वात के लिए होता है। अच्छा बच्चों इन दोनों को अगर हम रिलेशन में रखेंगे, यहाँ ये आपका सेकेंड इक्वेशन आया था और ये आपका थर्ड इक्वेशन आया है। ये फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स है और ये आपका फोर्स क्या है बेटा, मीडियम में लगने वाला फोर्स है। अब इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे
तो इनके बेसिस पे हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए इन दोनों में जो रिलेशन आ जाएगा तो ये आ जाएगा मीडियम में लगने वाला फोर्स जो होता है वो फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स अपन के होता है। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्टिक कांस्टेंट का अगर आप यूनिट निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा F0 अपॉन Fm। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। माने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक का मात्रक भी नहीं होगा और विमा भी नहीं होगी। तो इनके इतने कहानी है। अब आपके एग्जाम में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है बेटा कि मीडियम में लगने वाले फोर्स और फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होता है। तो बेटा देखो मीडियम में लगने वाला फोर्स ये, फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स है, तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:k। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये मिल गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डायरेक्ट आपसे कह दिया जाए कि बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कोई Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, इनके बीच हमने कॉपर रख दिया, कॉपर वायर रख दिया, तो फोर्स क्या लगेगा। तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, मीडियम में लगने वाला फोर्स क्या होता है, मान लिया इसके बीच कोई फोर्स लग रहा है लेकिन कॉपर रख दिया गया, तो कॉपर क्या होता है, चालक होता है। और चालक के लिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे जो चालक होता है आपका, चालक के लिए K का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और जब K का मान इनफाइनाइट होगा तो ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ रख देंगे इनफाइनाइट, तो ये फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि दो चार्जेस के बीच में एक कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया जाए तो वहां पर फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। मीडियम और फ्री स्पेस के फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:k हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला चीज बेटा आपसे पूछा जाए सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा होता है उनके सेंटर से जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्यों ओबे करता है, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है, कंजर्वेटिव इसलिए होता है क्यों, क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो जो कार्य होगा वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ये पूछा गया है पीजीटी टीजीटी में भी पूछा गया है कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इनके इतने क्वेश्चन है। अब बेटा देखो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन पे कुछ क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं। तो कुछ क्वेश्चन इनके ऐसे होते हैं, बेटा देखो जैसे कह दिया जाता है कि यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इसके बीच में किसी पॉइंट पर कोई हम किस जगह पे ऐसा देखें कोई चार्ज रखे जहां पर ये संतुलन में होंगे, बैलेंस के कंडीशन में होंगे। इस तरह से जब क्वेश्चन आता है बेटा तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में यहां पर आपको मान लिया कोई चार्ज Q डैश रख दीजिए और मान लीजिए कि हम Q1 से इसको x दूरी पर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r - x हो जाएगा। तो अब इनके बीच फोर्स मान लिया F1 निकाल लीजिए और इनके बीच फोर्स F2 निकाल लीजिए, दोनों फोर्स को आप बराबर कर देंगे तो बेटा x का वैल्यू आ जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि हम Q1 चार्ज से कितनी दूरी पर रखें अगले चार्ज को कि ये संतुलन में होगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा चीज आपसे कहा जाए कि मान लिया कोई चार्ज यहाँ पे दे दिया, कोई चार्ज यहाँ पे दे दिया, कह दिया बीच में किसी चार्ज को हम रखते हैं इतने डिस्टेंस पे, तो इस चार्ज का वैल्यू क्या होगा इसमें। तो बेटा कुछ नहीं करना है, इनके बीच आप फोर्स F1 निकाल लीजिए, इनके बीच फोर्स F3 निकाल लीजिए, F1 बराबर F3 कर दीजिए, तो चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। तो ये चैप्टर के लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आज आपका कूलम्स लॉ इतने पे कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, जो भी बच्चा कंपटीशन का बच्चा है देख रहा है वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करे। ठीक है बेटा, थैंक यू।